हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, मैं अपने इस चैनल पर सिर्फ ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड ही कंटेंट डालती हूँ। और मैं जो भी टॉपिक करवाती हूँ उस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट माध्यम से करवाने की कोशिश करती हूँ। मैं सिर्फ 5-6 मिनट की वीडियो डालती हूँ ताकि मेरी वीडियोज़ का उपयोग आप रिविज़न के तौर पर कर सकें। पढ़ तो हम सभी रही हैं, परंतु जो सिलेक्शन के लिए जो ब्रह्मास्त्र है वो रिविज़न ही है। तो वीडियो जितनी छोटी होगी आप उसे उतनी ज़्यादा बार देख पाएंगे, तो आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है महासागरीय धाराएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण। उत्पत्ति का कारण क्या है? कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कि आप देखें पिछली बार रिट मेंस में आया था कि महासागरीय निम्न में से कौन सा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो क्या पता हमारे भी सब्जेक्ट में ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाए। वैसे संभावनाएं बहुत कम है, परंतु हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। सो महासागरीय की उत्पत्ति के कारण कौन से हैं? सबसे पहले हम घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति के कारण जो उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं वो किस ओर गति करती हैं? वो क्लॉकवाइज। और जो दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज गति करेंगी। ठीक है, आप इन दोनों को ध्यान में रखें। और नेक्स्ट जो है टेम्परेचर से, क्योंकि अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट कारण है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, और वर्षा, अगर वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो महासागरों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जल का प्रवाह होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कारण है वर्षा। नेक्स्ट उसके बाद है घनत्व के बाद है लवणता मैंने लवणता टॉपिक करवाया हुआ है अपने इसी चैनल पर, आप उसे देखें। और वैसे आप कमेंट करके बताएं कि कौन से सागर की लवणता सबसे ज़्यादा है और किसके सबसे कम है। और नेक्स्ट जो इसमें प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है सनातनी पवनी। ठीक है, ये बहुत आसान इजी है, इजीली आपको याद हो जाएंगे। घूर्णन, तापमान, वाष्पीकरण, वर्षा, घनत्व, लवणता और सनातनी पवनी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अंध महासागर की जलधाराओं के बारे में। सबसे पहले तो ये वाली जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, और जलधाराओं का जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है वो मेनली या तो उनके स्थान से रिलेटेड आता है या फिर आता है कि कौन सी ठंडी जलधारा है कौन सी गर्म जलधारा है, इन दोनों से रिलेटेड आता है। तो जो जैसे कि आपको पता है इक्वेटर पर वर्ष भर सूर्य का ताप रहता है। ठीक है, लंबवत चाहे वर्ष पर नहीं पड़ता परंतु प्रकाश तो रहता ही है ना। सूर्य का तापमान तो विषुवत रेखा पर रहता ही है ना, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जो धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी वो सभी गर्म जलधाराएं होंगी, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलेंगी वो सभी ठंडी जलधाराएं होंगी। ठीक है, आप इस लैंग्वेज को रिपीट करें, बार बार सुने, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट अंध महासागर की धाराएं। ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखी है। तो जो जलधारा यहाँ से विषुवत रेखा के साथ साथ चलती हैं उसे कहते हैं विषुवत रेखीय जलधारा। अगर वो उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं तो वो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में चल रही हैं तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। और इसी तट के साथ टकराकर जो कुछ मात्रा में धारा वापस चल पड़ती हैं उसे कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। इसके आगे वाली जो जलधाराएं हैं उनका आप नाम ध्यान में रखें। तो यही विषुवत रेखा का कुछ भाग तो यहाँ से विपरीत वापस दिशा में चल पड़ता है जो कि प्रति विषुवत रेखीय जलधारा होगी, और जो भाग आगे प्रवाहित तो होता रहता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के तट के सारे तो उसे कहा जाता है एंटलीज की धारा। क्या नाम है? एंटलीज की धारा। और ये धारा आगे प्रवाहित होती हुई यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और आप बताएं कि मैक्सिको की खाड़ी और क्यूबा द्वीप समूह में के बीच में एक जल संधि बनती है, और उस जल संधि का नाम क्या है? आप ये बात कमेंट करके बताएं। ठीक है,
और जैसे ही जलधारा ये मैक्सिको की खाड़ी में यानी कि गल्फ ऑफ स्ट्रीम में प्रवेश कर जाती है, तो इससे जब वो बाहर निकलती है तो यहाँ पे एक द्वीप समूह से टकराती है वो, जिसका नाम है फ्लोरिडा। ठीक है, उस फ्लोरिडा द्वीप समूह के पास से गुजरने के कारण इस जलधारा का नाम हो जाता है फ्लोरिडा की धारा। ठीक है, और ये फ्लोरिडा की द्वारा यहाँ से धारा आगे प्रवाहित होते हुए हेक्टस द्वीप समूह तक पहुंचती है, यहाँ तक हेक्टस द्वीप समूह तक। ठीक है, हेक्टस द्वीप समूह तक इस जलधारा का नाम होता है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, आप ये गल्फ स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी थोड़ी लोकेशन भी ध्यान रखें कि फ्लोरिडा से हेक्टस द्वीप समूह के बीच में प्रवाहित होने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो मैं रेड पेन से बनाऊंगी वो सभी गर्म जलधाराएँ होंगी, तो एक बार इसको यहाँ पर रोकते हुए हम थोड़ा ठंडी जलधारा की बात करें। ये ग्रीनलैंड के सहारे ऊपर से नीचे आने वाली एक धारा है लेब्राडोर की धारा। ठीक है, ये लेब्राडोर की जलधारा और ये गल्फ स्ट्रीम जब यहाँ पर नीचे आपस में ठंडी और जलधारा आपस में मिलती है तो यहाँ पर एक कोर क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे ही ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर एक मतलब कोर क्षेत्र का निर्माण होता है जो कि मछली उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और आगे ये प्रवाहित होती हुई ये जलधारा इसकी एक धारा तो यहाँ नार्वे की ओर प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, और नार्वे यहाँ ऊपर वाला स्थान 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर पाया जाता है, तो ये बहुत ठंडा स्थान है। ये नार्वे के पास में से गुजरने के कारण इसे कहता है नार्वे की धारा। और नार्वे की धारा एक गर्म जलधारा है, और जब ये इस ठंडे स्थान से प्रवाहित होती है तो इसे गल्फ स्ट्रीम को नार्वे का कंबल भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखें कि नार्वे का कंबल किसे कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम को। ठीक है, और इसकी एक शाखा तो इस नार्वे की तरफ चली गई और दूसरी शाखा इस तरफ प्रवाहित होती है जिसे कहा जाता है इर्मिंगम की धारा। क्या नाम है, इर्मिंगम की धारा। ठीक है, और इस स्थान से एक धारा और निकलती है जो कि एक ठंडी जलधारा है, उसे कहा जाता है कनारी की धारा। ठीक है, और इस तरह से यह एक चक्कर बन जाता है पूरा। ठीक है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम के बाद ये इर्मिंगम के बाद ये यहाँ इधर से किनारे की धारा मिल जाती है। ठीक है, और ये पूरा एक चक्कर बन जाता है जिसमें से ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। ये अंत महासागर के बीच में मध्य में पाया जाता है एक सागर जिसे हम सारगैसो सागर कहते हैं। और ये इसका दूसरा नाम है ग्रांड बैंक। ये एक मछली उत्पादन का बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये उत्तरी अंड महासागर की जो धाराएं हैं, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये विषुवत धारा है, ये आगे जाकर ये कहलाती है एंटलीज की धारा, और उसके बाद ये मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है जहाँ पे इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा की धारा। और फ्लोरिडा से लेकर हेक्टस द्वीप समूह तक जो धारा प्रवाहित होती है उसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। और आगे जाकर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक नार्वे की धारा और एक इर्मिंगम की धारा। और यहाँ इस तट के सहारे जो एक धारा ऊपर से आती है उसे कनारी की धारा कहा जाता है, और ये पूरा एक चक्कर बनता है जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है, और ऊपर से आने वाली लेब्राडोर की धारा। ओके, तो अब हम बात करें दक्षिणी अंड महासागर की धाराओं के बारे में। ये जो विषुवत रेखा के सहारे चलने वाली ये धारा है, ये तो पता ही है आपको, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा हो जाएगी। और ये धारा आगे जाकर यहाँ पर ब्राज़ील देश के सहारे चलती है, तो इसे कहा जाता है ब्राज़ील की धारा, जो कि एक गर्म जलधारा है। ठीक है, इस तरह से ये प्रवाहित होती है। और हर महासागर में नीचे की ओर जो एक धारा चलती है जो उसे कहा जाता है पछुआ प्रवाह। ठीक है, और यहाँ पे एक पछुआ प्रवाह चल रहा है, और ये पछुआ यहाँ पे जब एक फॉकलैंड द्वीप समूह से टकराता है और इसके इस साइड से निकल जाता है तो एक ठंडी जलधारा है जिसे कहा जाता है फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा। ठीक है, और ये
आगे प्रवाहित होते हुए यहाँ पर अफ्रीका तट के सहारे ही चलती है। और यहाँ पर एक क्षेत्र है बेगुल, ठीक है। उस बेगुल क्षेत्र के कारण इस धारा का नाम होता है बेगुल की धारा, बेगुलाव की धारा। बेगुल नामक क्षेत्र है जिसे इस क्षेत्र के कारण इसे बेगुलाव की धारा कहा जाता है। और इसी तरह से ये ऊपर विषुवत रेखा में मिल जाती है और इसका एक चक्र बनता है दक्षिणी विषुवत रेखा की धारा, ब्राज़ील की धारा, फॉकलैंड की धारा और बेगुला की धारा, ठीक है। आप इसे ठंडी और गर्म जलधाराओं को अलग अलग डिवाइड कर लें और जो कि अपने याद करने के लिए इजी होगा। और इसका एक बार क्षेत्र भी पूछा गया था कथन और कारण के रूप में। तो जो विषुवत रेखीय धारा है इसका क्षेत्र होता है 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे 40 डिग्री अक्षांश के पास एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा। 40 डिग्री अक्षांश पर जो डेल्टा का निर्माण होता है उसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा, ठीक है। और विषुवत रेखा का क्षेत्र है 0 से 10 डिग्री अक्षांश तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।